हाजरीन 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 हाजरीन, दिल थाम के बैठिए, ये कहानी अब बस खत्म पर है। होठों पे रखी है मर जाने की कैफियत, जीने का दारो मदार जख्म पर। कहते हैं जिंदगी एक बेईमानी का खेल है, जीत गए तो महल मुनासिब, हार गए तो जेल है। आप कहिए आपका भी कुछ लगा क्या दाव पर है? आपकी जिंदगी का नमक मेरे घाव पर है। यह हमारे इस मानवा सीरीज का लास्ट एपिसोड है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे इस एपिसोड की शुरुआत होती है वहीं से जहां से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। सीइंग बेक सियोन की ऐसी हालत को देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वह बेक सियोन से कहता है, तुम चिंता मत करो, बस थोड़ा सा इंतज़ार करो, मैं तुम्हें कुछ ही समय में हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। लेकिन इससे पहले मैं उन सभी को जान से मार दूँ जिन्होंने तुम्हें इस हालत में पहुँचाया है। यह कहने के साथ ही सियंग मुड़कर पीछे देखता है। सियंग का ऐसा रूप देखकर वहाँ पर जितने भी सारे लोग होते हैं वह सब डर से कांप जाते हैं कि अब पता नहीं उनके साथ क्या होने वाला है। तभी सियंग फिर से कहता है, जिन लोगों ने भी बेक सियंग को चोट पहुँचाई है वह लोग भागने की सोचना भी मत, वरना तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी फैमिली को भी काट कर रख दूंगा। इसके साथ ही हमारा हो जाता है डिप्टी डायरेक्टर के बेटे पर। वह अभी सोच ही रहा होता है, यहाँ पर सियंग से फाइट करना सही नहीं होगा, मेरे पिता को चोट पहुँच सकती है। इसके साथ ही वह चीखते हुए अपने लोगों से कहता है, जल्दी से सियंग को बाहर निकालो यहाँ से। इतना सुनने की देर थी कि उसके सभी आदमी सियंग पर एक झटके में टूट पड़ते हैं। उस अटैक के इम्पैक्ट की वजह से सियंग ब्लू हाउस की दीवार तोड़कर बाहर गिरता है। इसके साथ ही वह सभी वापस से सियंग पर अटैक करना शुरू करते हैं। एक जोरदार धमाका होता है। इसके साथ ही हमारा हो जाता है डिप्टी डायरेक्टर पर। जोंग कहता है, फादर हमें यहाँ से निकलना चाहिए। नहीं, मुझे यह लड़ाई देखनी है। क्या कहीं आप पागल तो नहीं हो गए? नहीं, मुझे यह लड़ाई देखनी ही है। मैं देखना चाहता हूँ। मैंने इतने सालों तक जिस चीज़ पर रिसर्च की, क्या वह सियंग के सामने टिक पाती है? और मुझे यह भी देखना है कि आखिर वह सियंग को किस तरीके से मारते हैं। आज मुझे उस पल का मजा लेने दो। और अगर सियंग आज हमारे आदमियों के हाथों मारा गया तो फिर हमें मारूची या फिर आरीची से डरने की ज़रूरत नहीं। वह भी अपनी बात ख़त्म ही करता है, तभी उसका एक आदमी दीवार से जाकर टकराता है। सियंग के अटैक की वजह से वह एक ही झटके में मारा जाता है। बता, कितने कत्ल किए तूने? बता, कितना मजा आया? कितने सिक्कों में बेचे मुर्दे? बता, कितना कमाल आया? सियंग उसके सभी आदमियों को जान से मारता हुआ आगे बढ़ता है। सियंग इस समय पहले से भी ज़्यादा गुस्से में है। सियंग का किलिंग इंटेंट देखकर डिप्टी डायरेक्टर डर से कांप जाता है। तभी उसका बेटा अपने और आदमियों को बुलाता है, तुम लोग आखिर कर क्या रहे हो? जल्दी से इसे रोको। वह भी अपनी बात कंप्लीट ही करता है। तभी सियंग हल्की से अपनी शॉट का इशारा करता है और सियंग की शॉट डिप्टी डायरेक्टर की छाती के आर पार हो जाती है। इसके साथ ही वह दीवार से जाकर लड़ता है। जोंग का बाप अपनी ज़िंदगी से हाथ धो चुका है। सियंग का एक अटैक और उसकी ज़िंदगी अब ख़त्म होने की कगार पर है। अपने बाप की ऐसी हालत को देखकर वह सियंग पर बहुत ज़ोर से चिल्लाता है, साले हरामखोर सियंग, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिता पर ऐसे अटैक करने की? मैं तुझे आज जान से मार दूंगा। इसके साथ ही वह अपने आदमियों को सियंग पर अटैक करने के लिए वापस भेजता है। कुछ भी हो, मुझे आज एक कमियां मुर्दा चाहिए। आज अपनी जान दांव पर लगाकर इससे लड़ाई करो। यह सुनने के साथ ही उसके सभी आदमी सियंग पर अटैक करने के लिए एक साथ आगे बढ़ते हैं। और अब सियंग भी अपनी फुल फॉर्म में है। वह अब किसी को चोट नहीं पहुंचा रहा, सीधा अपने शॉट से जान से ही मार दे रहा है। वह लगभग डिप्टी डायरेक्टर के हर एक आदमी को बीच से काट देता है। चीज़ें लगातार बिगड़ती जा रही हैं। ऐसा भी देखकर डिप्टी डायरेक्टर का बेटा भी हैरान है, क्योंकि जब सियंग उससे पहले मिला था उसने अपनी कोई भी पावर शो नहीं की थी। उसके वहाँ आने भर से ही शांति हो गई थी। लेकिन अब वह सियंग की असली पावर को महसूस कर रहा है कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि कोरियन गवर्नमेंट भी सियंग को रोक नहीं पाई थी। और वह वजह आज डिप्टी डायरेक्टर के बेटे के सामने खड़ी है।
और वह भी पहले से ज़्यादा ब्रूटल फोर्स के साथ। यह साला यहाँ पर चल क्या रहा है? यह मेरे वो आदमी है जिनका मौत भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन फिर भी वह सियंग पर एक छोटी सी भी चोट नहीं पहुँचा पाए हैं। इसके साथ ही हमारे वापस से आता है सियंग पर। सियंग का गुस्सा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। मार दूंगा, उन सभी को मार दूंगा, कोई भी आज यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाएगा। इसके साथ ही सियंग अपने स्वॉर्ड को दोनों हाथों से पकड़ता है और एक पावरफुल स्लैश लगाता है। यह स्लैश पिछली बार की जैसा नहीं था, लोग ही कटे। इस बार तो लोगों को कटने के साथ साथ पूरी बिल्डिंग ही कट जाती है। इसके साथ ही ब्लू हाउस के ऊपर वाला पार्ट दूर जाकर गिरता है। अब यह व्यू देखकर तो डिप्टी डायरेक्टर का बेटा और डीन भी हैरान है कि ऐसी पावर आखिर सियंग के पास आई कहाँ से। यह कोई सुपर ह्यूमन नहीं है, यह तो किसी मॉन्स्टर की तरह की पावर है। वह भी यह सोच ही रहा होता है, तभी सियंग उसकी तरफ आगे बढ़ता है। साले, तेरे पास ऐसी पावर आई कहाँ से? तू आखिर है कौन? आखिर तूने ऐसी खतरनाक पावर अपने पास एक्वायर कैसे की? सियंग उसके बात का कोई जवाब नहीं देता, बल्कि उसे अपनी स्वॉर्ड से बीच से ही काट देता है। इसके साथ ही हमारा हो जाता है हान पर। हान भी हेलीकॉप्टर ब्लू हाउस के ऊपर ही उड़ा रहा है। तभी उसका रेडियो बजता है। मिस्टर हान, मैंने सुना है कि बेक सियन को गोली लगी है, आप उसे लेकर यहाँ पर आ जाइए। हम उसे बचाने की अपनी पूरी कोशिश करेंगे। हमारी मेडिकल फैसिलिटी पूरे अमेरिका जगह है, पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट है। इसके साथ ही हमारा भी वापस से आता है सियन पर। वह डिप्टी डायरेक्टर के बेटे को मारने के साथ ही बेक सियन के पास जाने की कोशिश करता है। मैं तो यूं तड़पा हूं जैसे तड़पते हैं वो लोग जो अपने बच्चों की खातिर कोई डरावना सा भूत बन जाते हैं, जिसको मिटाना शहर के लिए लाजमी हो जाए ऐसा सबूत बन जाते हैं। चौराहों पे नीलाम उठाया जाता है जिनका बदन, जिनसे छीन लिया जाता है उनका वतन, जो अपने ही घर में मेहमान रह जाते हैं, जो अपने ही जिस्म में बेजान रह जाते हैं। आप कहिए आपको मजा आया कि नहीं? तफरी हुई पूरी या यूं ही बोर हुए? कमरे में बैठे गली का शोर हुआ। वह जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ता है, डिप्टी डायरेक्टर के आदमी फिर से सियंग को लात मारकर ब्लू हाउस के ग्राउंड में पहुंचा देते हैं और वापस से सियंग पर अटैक करने लगते हैं। उनमें से एक गार्ड बहुत तेजी से सियंग की ओर बढ़ता है और उसके मुंह पर लात मारता है। धुआं हटता है। इसके साथ ही वह देखता है कि उसका पैर सियंग ने अपने हाथों से पकड़ा हुआ है। वह अपने पैर को छुड़ाने की कोशिश करने के लिए वह सियंग पर 3-4 और अटैक करता है, लेकिन सियंग पर इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता। सियंग उसको पकड़ता है और जैसे किसी कपड़े को पीटते हैं, वह उस गार्ड को वैसे ही पीटने लगता है। इसके साथ ही वह उसे हवा में छोड़ता है और अपनी शॉट का हल्का से इशारा करता है। शॉट उस गार्ड को बीच से ही चीर देती है। यह देखकर तो दूसरे गार्ड डर ही जाते हैं कि आखिर सियंग इतना ब्रूटल हो भी कैसे सकता है। तभी बाकी बचे हुए गार्ड सियंग पर दौड़ते हुए अटैक करते हैं, लेकिन सियंग का भी मूड इस समय किसी पर भी दया दिखाने का नहीं है। वह उन सभी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है। हर तरफ सिर्फ लाशें बिखरी हुई पड़ी हैं, वो भी अधिक कटी। इसके साथ ही हमारा हो जाता है ब्लू हाउस के अंदर। सारे मिनिस्टर अपनी जान बचाने की कोशिश में भाग रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर और एक मिनिस्टर को। वह एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर से कहता है, सर, सियंग अब वापस लौट आया है, हमें कोई ऐसा चाहिए जो इस देश को सही से चला सके। प्राइम मिनिस्टर कहता है, यह ऐसी बात करने का कोई समय भी है? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा हम एक अटैक की सिचुएशन में हैं? इसीलिए तो बोल रहा हूँ। मुझे लगता है कि यह जो भी हो रहा है यह सब आप लोगों की ही गलती है। आप लोगों की वजह से आज हम इस सिचुएशन तक पहुँच गए हैं कि हमें भागना पड़ रहा है। अगर आप लोग जिंदा रहे तो न जाने इस देश का हाल क्या होगा। मुझे लगता है कि अब हमें एक नई गवर्नमेंट की ज़रूरत है। इसके साथ ही वह अपनी बंदूक निकालकर प्राइम मिनिस्टर के सर पर तान देता है। और एक नई गवर्नमेंट बनाने के लिए मेरे हिसाब से आपका मरना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही वह प्राइम मिनिस्टर को वहीं पर जान से मार देता है। इसके बाद तुरंत हमारा हो जाता है सियंग पर। सियंग वापस से बेक सियन के पास जाने के लिए आगे बढ़ता है। अब सामने डिप्टी डायरेक्टर की टीम से सिर्फ एक ही गार्ड बचा है। वह कांप रहा होता है, लेकिन सियंग अब रहम नहीं दिखाने वाला। वो अपने शॉट का इशारा करता है। शॉट उसके छाती के पार होकर उसे दीवार में जाकर घुसेड़ देती है। इसके साथ ही सियंग उस बॉडीगार्ड को बीच से फाड़ देता है। इसके बाद वह मुड़कर बेक सियन के पास जाकर रुकता है। सियंग गुस्से में डेन से कहता है,
सियोन से दूर हो जा, इससे पहले कि मैं तेरे 2 टुकड़े कर दूं। सियंग बेग सियोन को अपनी बाहों में पकड़ लेता है। उधर डेन सियंग को अपनी सफाई देने की कोशिश कर रहा है। सियंग, मुझे माफ़ कर दो, मैंने अपनी पूरी कोशिश की बेग सियोन को बचाने के लिए, लेकिन इस सिचुएशन में मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। लेकिन मैं बता दूं, बेग सियोन इस समय बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में है। उसका ब्लड लॉस बहुत ही ज़्यादा हो चुका है और उसके ऑर्गन वह भी डैमेज हो चुके हैं। अगर उसे ट्रीटमेंट जल्द से जल्द नहीं मिला तो वह मर भी सकती है। सियंग गुस्से में डेन से कहता है, सियोन की ऐसी हालत से पहले तुम क्या कर रहे थे? तू साले सिर्फ यहाँ पर मुझे सफाई देने की कोशिश कर रहा है। सियंग, यह समय अभी इस तरह की बात करने का नहीं है। अगर तुम मेरी बात मानो तो हम अभी भी बेग सियोन को बचा सकते हैं। क्या? कैसे? अगर हम बेग सियोन को अपने ऑर्गेनाइजेशन बेस पर लेकर चलें तो मुझे यकीन है बेग सियोन को हम ज़रूर बचा लेंगे। इसके साथ ही हमारा गुजरता है हान पर। हान पाउल से बात कर रहा है। पाउल कहता है, हान, जितनी जल्दी हो सके मेरी बात सियंग से कराओ। मैं नहीं चाहता कि सियंग के दोस्त मारी जाए। इसके साथ ही वापस से हमारा गुजरता है डेन पर। सियंग, ज़्यादा सोचने का समय नहीं है, अपना निर्णय जल्दी से लो। तुम जितना ज़्यादा देर करोगे बेग सियोन के जिंदा रहने के चांसेस उतने ही ज़्यादा कम होते जाएंगे। इसके साथ ही सियंग बेग सियोन को अपने हाथों में उठा लेता है। ठीक है, बताओ कहाँ चलना है? हमें ईस्ट से की तरफ जाना है। सियंग अभी आगे ही बढ़ता है। तभी हान सियंग की तरफ दौड़ कर आता है। सियंग, अमेरिका से तुमसे कोई बात करना चाहता है। मुझे अभी किसी से कोई बात नहीं करनी। उधर से पाउल बोलता है, सियंग, मुझे तुम्हारी सिचुएशन का पता है। तुम बेग सियोन को बचाना चाहते हो और इसमें हम तुम्हारी मदद करेंगे। हम बेग सियोन को बचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे, चाहे इसके लिए हमारे सारे ही रिसोर्सेज क्यों ना लग जाएं। सियंग कहता है, क्या तुम मुझे इसकी गारंटी दे सकते हो कि तुम बेग सियोन को बचा सकते हो? हम अपना बेस्ट देंगे। ये वर्ल्ड के बेस्ट फिजिशियन को बुलाया है, वह जरूर बेग सियोन को बचा लेंगे। तभी डेन कहता है, मैं वर्ल्ड के बेस्ट फिजिशियन की बात नहीं करता, लेकिन मैं बेग सियोन को बचा सकता हूँ। तभी पाउल कहता है, सियंग, तुम्हें दूसरों की बात को सुनने की ज़रूरत नहीं। पूरी दुनिया में ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है जो यूएस से ज़्यादा एडवांस हो। हम बेग सियोन को बचाने की गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन हम बेग सियोन को बचाने की अपनी पूरी कोशिश कर सकते हैं। तभी डेन कहता है, सियंग, अब सारा निर्णय तुम पर है, तुम क्या डिसीजन लेते हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुमने एक बार जो निर्णय ले लिया उसके बाद तुम उससे पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि तुम जितना देर करोगे बेग सियोन के जिंदा रहने के चांसेस उतने ही कम होते जाएंगे। और तुम्हारा एक गलत डिसीजन, समझो बेग सियोन की मौत। और क्या तुम ऐसा जुआ खेलना चाहोगे जिसमें यूएस पहुंचने में लगने वाला टाइम और बेग सियोन की ज़िंदगी हो? सियंग कहता है, ठीक है, मैं ईस्ट से जाऊंगा। पाउल और हान यह बात सुनकर चौंक जाते हैं। हान कहता है, ठीक है, तो चलते हैं। फिर रेडियो पर अचानक से फिर से एक आवाज़ आती है, सियंग, सियंग, या मैं हूँ तुम्हारी आंटी। सियंग, तुम यूएस आ जाओ तो अपनी सभी बुरी यादों को मिटा दो और हमारे साथ आकर यूएस में रहो। तुम्हारी मम्मी ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं उसके बेटे का ध्यान रखूं, लेकिन मैंने क्या किया? मैंने तुम्हें इग्नोर किया और कोरिया में ही छोड़ दिया, जिसके लिए माफ़ करना। लेकिन मैं फिर से ऐसी गलती नहीं करना चाहती, इसलिए प्लीज़ सियंग, तुम यूएस में आ जाओ। हम तुम्हारी और तुम्हारे उस दोस्त की मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। सुनने के साथ ही सियंग रेडियो हान से ले लेता है, आंटी, आपने अब तक जो भी मेरे लिए किया उसके लिए थैंक यू, लेकिन मैं अभी यूएस नहीं आ सकता। इतना कहने के साथ ही सियंग रेडियो को तोड़ देता है। इसके साथ ही वह हेलीकॉप्टर की ओर आगे बढ़ता हुआ कहता है, हान, जल्दी से हेलीकॉप्टर के इंजन को स्टार्ट करो, हमें यहाँ से निकलना है। और कुछ ही समय की देर थी कि सियंग, डिप्टी डायरेक्टर, बेग सियोन और हान ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर पहुँच जाते हैं, जो कि बीच समंदर में है। हेलीकॉप्टर से सभी लोग उतरते हैं, लेकिन सियंग अब पहले से भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि वह जिस जगह पर उतरे हैं वहाँ पर सिर्फ एक हेलीपैड है, बाकी कुछ भी नहीं। सियंग गुस्से में कहता है, क्या यह वही जगह है जहाँ तुम बेग सियोन को बचाने वाले हो? डेन कहता है, नहीं। इसके साथ ही हमारा हो जाता है पानी पर। पानी में बुलबुलों के साथ ही उस हेलीपैड के पास एक सबमरीन बाहर निकल कर आती है। तो यह वह जगह है जहाँ पर मैं बेग सियोन को बचाने वाला हूँ। तो अब बेग सियोन को तुम हमारे हवाले करो, अब बाकी का काम हमारे डॉक्टर देख लेंगे। इसके बाद हमें कुछ देर बाद कभी दिखाया जाता है
डीन और सीएन आपस में बात कर रहे हैं। तभी हान देखता है कि उसके हेलीकॉप्टर को कोई उड़ा कर लेकर जा रहा है। हान कहता है, आखिर तुम लोग क्या करना चाहते हो? मेरे हेलीकॉप्टर को लेकर कहाँ जा रहे हो? डीन कहता है, हम नहीं चाहते कि तुम्हारी हेलीकॉप्टर की वजह से हमें ट्रैक किया जाए। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर हम इस जगह से निकलेंगे कैसे? हम बीच समंदर में हैं गधे। वह ऐसा सिर्फ अपने मन में कहता है, क्योंकि डीन के सामने या फिर सीएन के सामने कहने की तो उसकी हिम्मत नहीं। इसके साथ ही हमें न्यूज़ का भी दिखाया जाता है। पॉलिटिकल अफेयर मिनिस्टर, जिसने कि एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर को मारा था, वह अब सारा क्रिया कराया सीएन के माथे फोड़ रहा है, क्योंकि शायद ऐसा करने में ही उसका फ़ायदा है, क्योंकि इसी तरह से वो अपनी नई गवर्नमेंट को बना सकता है। इस समय कोरिया के लोगों का भरोसा उसके साथ है। इसके तुरंत बाद हमारा हो जाता है यूएस की मिलिट्री यूनिट पर, जो कि उस हेलीकॉप्टर को ट्रैक कर रही हैं। सर, हमें हेलीकॉप्टर मिल चुका है। पूछता है, लोकेशन क्या है? गंगन प्रोविंस सर, लेकिन हमें यहाँ पर सीएन नहीं दिख रहा। ठीक है, हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स कलेक्ट करो। सर, हेलीकॉप्टर से ब्लैक बॉक्स और सारी इन्फॉर्मेशन गायब हो चुकी है। ठीक है, तो फिर किसी विटनेस को ढूंढो जो कि हमें यह बता सके कि यह हेलीकॉप्टर यहाँ तक पहुँचा कैसे। और ध्यान रहे, अगर कोई मिलिट्री फोर्स तुम्हारा रास्ता रोके तो रुकने की ज़रूरत नहीं, चाहे जो हो। मुझे इस बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, वह सिर्फ मेरे ऑर्डर मानने हैं। ठीक है सर, हम समझ गए। इसके साथ ही हमारे हो जाता है उस आदमी पर जिसको सीएन ने करीब आधे सीरीज पहले मारा था, तो प्राइम मिनिस्टर की बेटी हेलीकॉप्टर से भाग रही थी। क्योंकि अब सीरीज का लास्ट एपिसोड है, तो हमें उन सभी की करंट इन्फॉर्मेशन के बारे में दिखाया जा रहा है कि आखिर वह करने क्या वाले हैं या फिर सोच क्या रहे हैं। वह भी इस खबर को सुनकर हैरान है कि डिप्टी डायरेक्टर और उसका बेटा, साथ में उसके बहुत सारे आदमी मारे गए हैं। और वह लड़का जो सीएन से लिफ्ट में फाइट करने की कोशिश कर रहा था, जिसको सीएन ने शॉट मारकर घायल कर दिया था, वह भी उसके सामने ही बेड पर लेटा है। वो कहता है, सीएन ने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुमने मेरे उन सभी लोगों को मार दिया जिनकी मैं परवाह करता था। इसका बदला तो मैं तुमसे लेकर ही रहूँगा, चाहे इसके लिए मुझे मरना ही क्यों ना पड़े। मैं तुम्हारी जान लेकर ही रहूँगा। इधर वह यह सब सोच रहा होता है और उधर बेक सीएन का ऑपरेशन चल रहा है। डीन सीएन को ब्रीफ कर रहा होता है कि आखिर बेक सीएन को प्रॉब्लम क्या क्या आई है। उसकी रीढ़ की हड्डी डैमेज नहीं हुई, नहीं तो अब तक पैरालाइज हो चुकी होती, लेकिन उसका दायां हाथ और बाई टांग कट चुकी है और अब हम उन्हें दोबारा नहीं जोड़ सकते। इसलिए हम मैकेनिकल आर्म का यूज करेंगे। लेकिन तुम चिंता मत करो, बिल्कुल फंक्शन वैसे ही करेंगे जैसे उसके असली हाथ और पैर करते हैं। लेकिन बेक सीएन को इससे रिकवर होने में काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। लेकिन तुम चिंता मत करो, हम हर वह पॉसिबल इलाज करने की कोशिश करेंगे जिससे बेक सीएन जल्दी से रिकवर हो सके। इसके साथ ही हमारा हो जाता है बेक सीएन पर। उसकी सर्जरी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अब वह एक टैंक के अंदर है ताकि वह सही से रिकवर हो सके। हालांकि उसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम के जरिए इस समय जिंदा रखा जा रहा है। सीएन उसकी ऐसी हालत को देखकर काफ़ी ज़्यादा दुखी है और वह इन सब का जिम्मेदार खुद को ही समझ रहा है। इसके साथ ही हमारे वापस से आता है डीन पर। डीन ने सीएन को यह सब कुछ तो बताया होता है, लेकिन एक बात बहुत ही चालाकी से छुपा ली होती है। उसने सीएन को यह नहीं बताया कि अगर बेक सीएन रिकवर भी हो जाती है तो इस सर्जरी का एक साइड इफेक्ट है कि बेक सीएन अपनी याददाश्त भी खो सकती है। हालांकि यह काफ़ी रेयर चांस है, लेकिन ऐसा हो गया तो डीन को भी पता है कि उसके साथ क्या होने वाला है। इसलिए वह सीएन को यह बात बताने से डर रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि उसकी भी मौत नज़दीक आ जाए। उधर सीएन अभी भी शोक में ही होता है। तभी अचानक से कुछ अजीब होता है। आसमान में एक हल्की सी लाल लाइट और सीएन की शॉट वाइब्रेट होती है। पहली बार है कि सीएन की शॉट अपने आप ही हिल रही है। सीएन समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। कि दिमाग में तुरंत एक नाम आता है, वॉल्कन। यह नाम उसे हीरो का है जिसकी शॉट सीएन के पास है और शॉट वापस से वॉल्कन के पास जाने की कोशिश कर रही होती है। शॉट बहुत ही स्पीड के साथ आसमान में उड़ने लगती है। सीएन तुरंत अपनी फुल पावर के साथ उस शॉट को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और वापस खींचकर उस हेलीपैड पर गाड़ देता है। सीएन गुस्से में शॉट से कहता है, तुम आखिर कहाँ जाने की कोशिश कर रही हो? तुम अपने पुराने मालिक को भूल ही जाओ, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो। इसके साथ ही सीएन गुस्से के साथ आसमान की तरफ देखता है और हमारा भी हो जाता है धरती से बाहर स्पेस में। अचानक स्पेस में एक क्रैक पड़ता है और हमें वॉल्कन को दिखाया जाता है
जो कि पूरी तरह से उस पैरासाइट के कंट्रोल में है। वॉल्कन हंसते हुए कहता है, तो समय आ चुका है। वॉल्कन के साथ ही हमें उन सभी पावरफुल कैरेक्टर्स के बारे में दिखाया जाता है जिनका अभी तक सिर्फ हमने नाम ही सुना है, या फिर उनमें से एक को हमने देखा है, जैसे कि मारुचि, या फिर 2 और कैरेक्टर जिनके बारे में न हमने अभी तक सुना है न देखा है। और साथ में ही हमें पहली बार मारुचि के सिस्टर का भी दिखाया जाता है। इसके साथ ही हमारा वापस से व्यू आता है सेयंग पर। सेयंग अपनी स्वॉर्ड को हेलीपैड से खींचकर अपनी पीठ पर लगा लेता है। स्वॉर्ड कहती है, वॉल्कन हेज़लिक मेरा ओरिजिनल ओनर है, तुम मुझे रोक नहीं सकते। सेयंग गुस्से में स्वॉर्ड से कहता है, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं, तुमने मुझे चुना था और आज से तुम सिर्फ मेरी हो और ओनर भी। अब वॉल्कन हेज़लिक नहीं रहा, मैं हूँ टाक सेयंग। और यहीं पर हमारे इस एपिसोड का अंत हो जाता है। अगर आपको हमारी यह सीरीज़ पसंद आई है तो सीरीज़ के सारे एपिसोड्स को देखें और हमें अपना फीडबैक दें, ताकि मैं अपनी स्टेज और अपने एक्सप्लेनेशन में और भी सुधार कर सकूं। तो चलिए आज से एक नई सीरीज़ की शुरुआत करते हैं। एक बार फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके आप ज़रूर बताएं आपको हमारी यह सीरीज़ कैसी लगी। अब हम मिलेंगे किसी ऐसी ही सीरीज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। झूठ हर होठ पे सवार, हर नजर को मौत की लज्जत, जमाना खून का लतियल, शहर को खौफ की लज्जत। झुटपुटे के वक्त धोखा नजर का खूब बिकता है, गहरी काली रात में अंधेरा साफ दिखता है।